नमस्कार दोस्तों, मैं चंद्रकांत देशमुख और देशमुख बायोइंस्टीट्यूट के इस लाइव सेशन में आप सबका स्वागत है। और जैसे कि आज हमारा जो टॉपिक है लाइव सेशन का, दैट इज अबाउट द रोल ऑफ P53 प्रोटीन इन सेल साइकिल रेगुलेशन। जैसे कि पिछले लेक्चर में हमने रोल ऑफ आरबी प्रोटीन का देखा था, और रेटिनोब्लास्टोमा प्रोटीन जो सेल साइकिल को कैसे रेगुलेट करता है। उसी तरह आज के सेशन में हम बात करेंगे P53 के रोल के बारे में। सो देखिए, P53 का जो जीन होता है ना, जिसे हम TP53 कहते हैं। देखिए यहाँ पे दो चीजें, एक है जीन और इस जीन का एक है प्रोटीन प्रोडक्ट, एक प्रोटीन प्रोडक्ट है। तो यहाँ पे P53 एक्ट एज अ प्रोटीन प्रोडक्ट एंड इसका जो जीन होगा ना, उस जीन का नाम है TP53 जीन। सो इस जीन का ट्रांसक्रिप्शन होकर ट्रांसलेशन होगा, तब जाके ये प्रोडक्ट यहाँ पे बनेगा। तो इस प्रोटीन प्रोडक्ट के बारे में हम बात करें जो सेल साइकिल के रेगुलेशन में अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता हो, तो इसके बारे में हम जानकारी लेंगे। तो पहले तो ये बात है कि TP53 ये जो जीन है, तो जिसे हम क्या कहेंगे, एक मिनट, हाँ, ये जो जीन है जिसे हम ट्यूमर सप्रेसर जीन भी कह सकते हैं, दैट इज नोन एज अ ट्यूमर सप्रेसर जीन। ट्यूमर सप्रेसर जीन जो एक जीन है जो ट्यूमर को इनहिबिट करता है, ट्यूमर को फॉर्मेशन होने नहीं देता है बॉडी के अंदर, तो उसे हम क्या कहेंगे, ट्यूमर सप्रेसर जीन कहते हैं। अगर ट्यूमर सप्रेसर जीन में लॉस ऑफ फंक्शन म्यूटेशन हो जाए, ट्यूमर सप्रेशन जीन के अंदर लॉस ऑफ फंक्शन म्यूटेशन हो जाए, तो वहां पे क्या होगा, ट्यूमर इंड्यूस होता है, ट्यूमर इंडक्शन हो जाता है, यानी कि ट्यूमर इंड्यूस होता है, ट्यूमर बनने लगता है बॉडी के अंदर। सो ट्यूमर सप्रेसर आर दो जीन्स विच inhibit the formation of tumor, but after loss of function there will be induction of tumor। तो इसी जीन के बारे में हम बात कर रहे हैं, जिसके प्रोटीन प्रोडक्ट के बारे में भी आगे हम बात करेंगे। देखिए, अब ये जो जीन है ना, तो कौन से क्रोमोसोम के ऊपर पाया जाता है, तो अगर लोकेशन हम अगर बात करेंगे, लोकेशन, क्रोमोसोमल लोकेशन, तो ये मिलेगा क्रोमोसोम नंबर 17 के शॉर्ट आर्म पे, क्रोमोसोम नंबर 17 के शॉर्ट आर्म पे। वहां पे बैंड जो होगा 13 एंड इंटर बैंड जो होता तो 1 होता है। तो इस लोकेशन पे हमें ये क्रोमोसोम मिलता है। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो क्रोमोसोम है दैट विल बी काइंड ऑफ ए ऑटोसोम। एक किस तरह का एक कौन है, ऑटोसोमल क्रोमोसोम है, जिसके ऊपर हमें कौन मिल रहा है, उस पर्टिकुलर बैंड एंड इंटर बैंड पे TP53 का जीन मिल रहा है हमें। इस जीन का लोकेशन हमें पता चल रहा है। आप देखिए, जब भी जीन ट्रांसक्राइब होगा, उसके बाद ट्रांसलेशन होगा, जीन का ट्रांसक्रिप्शन होके ट्रांसलेशन होगा, तो क्या होगा वहां पे, आफ्टर ट्रांसक्रिप्शन तो mRNA बनेगा। mRNA के बाद P53 का mRNA ट्रांसलेशन प्रोसेस में चला जाएगा। mRNA will undergo the process of translation and there is a production of one protein that is known as a P53 protein। जो प्रोटीन है जिसे हम बोल रहे हैं P53 प्रोटीन। अब ये जो P53 प्रोटीन है, जिसका मॉलिक्यूलर वेट ही कितना होता है, 53 किलो डाल्टन। इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना है, 53 किलो डाल्टन। तो इसी वजह से उसको P53 प्रोटीन बोला जाता है। तो इसमें अगर अमीनो एसिड का नंबर अगर देखा जाए तो नियर अबाउट 393 अमीनो एसिड का ये पॉलीपेप्टाइड होता है। सो P53 इज अ पॉलीपेप्टाइड ऑफ, इट इज अ polypeptide of 393 अमीनो एसिड्स, 393 अमीनो एसिड्स। अब बात करेंगे, देखिए, जब TP53 जीन ट्रांसक्रिप्शन होकर ट्रांसलेट होता है और बनाएगा P53 का प्रोटीन प्रोडक्ट, तो ये प्रोटीन प्रोडक्ट आगे जाके क्या रोल करेगा, तो इट एक्ट एज अ ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर। तो एक काम कर रहा है, किस तरह का, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर का ये रोल प्ले कर रहा है। सो इट इज एक्ट एज अ ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर। अगर कोई ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर होता है तो उसका फंक्शन क्या होगा, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर का रोल होता है तो बाकी के जो जीन्स होते हैं ना, तो उनका
ट्रांसक्रिप्शन एक्टिवेशन करना उस ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर का रोल होता है। तो ऐसे कौन से जीन्स वहां पे एक्टिवेट कर दिए जाते हैं कि उनके द्वारा कुछ उनके जो प्रोटीन प्रोडक्ट आएंगे तो कुछ फंक्शंस करेंगे। तो इन फंक्शंस के अंदर काम करने वाले जो जीन्स होते हैं ना उनका ट्रांसक्रिप्शन एक्टिवेट कराएगा। तो कौन कौन से वहां पे फंक्शंस हो गए, एक होगा डीएनए रिपेयर का मैकेनिज्म, डीएनए रिपेयरिंग। डीएनए रिपेयरिंग, जब डीएनए को रिपेयरिंग करना होता है सेल के अंदर कुछ प्रोटीन्स की जरूरत होती है, तो उन प्रोटीन के लिए जो कोड करने वाले जो जीन्स होते हैं ना उनका ट्रांसक्रिप्शन एक्टिवेशन करना इंपॉर्टेंट होता है। तो उसी के लिए हमें p53 की जरूरत होती है। तो दूसरा कोई फंक्शन सीनेसेंस, सेल के अंदर अगर सीनेसेंस इंड्यूस करना है तो कुछ प्रोटीन की जरूरत लगी, उसके जो जीन्स होते हैं ना वो p53 प्रोटीन के द्वारा ट्रांसक्रिप्ट कर दिए जाते हैं। उसके बाद सेल का ग्रोथ हो, नॉर्मल सेल का ग्रोथ, इसके लिए भी जो प्रोटीन लगेंगे उसके जीन को एक्टिवेट करने के लिए हमें ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर p53 की जरूरत होती है। उसके बाद अपोप्टोसिस को अगर इंड्यूस करना है, अपोप्टोसिस को भी अगर इंड्यूस करना है तभी भी हमें इनके जीन को ट्रांसक्रिप्शन करने के लिए ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर की जरूरत होगी और वो होगा p53 एज अ ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर। एंटीऑक्सीडेंट डिफेंस में काम करना है, एंटीऑक्सीडेंट डिफेंस में भी अगर काम करना है तभी भी हमें जो प्रोटीन लगते हैं ना उनका भी ट्रांसक्रिप्शन करने के लिए हमें p53 का जरूरत लगेगा। तो आइए अब उस p53 के थोड़े से स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं। तो दीज आर द डिफरेंट फंक्शंस फॉर विच there is a need of transcription factor known as a p53. तो function like the DNA repairing, senescence, cell growth, apoptosis and antioxidant defense mechanism. Apoptosis and antioxidant defense mechanism. So उसके बाद now the structure of p53, इसका स्ट्रक्चर हम बात करेंगे। देखिए अगर p53 का स्ट्रक्चर हमें ड्रॉ करना है तो इस तरह का एक प्रोटीन हम निकालेंगे। मान लो कि एक प्रोटीन है जिसका ये अमाइनो टर्मिनल है और जिसका ये कार्बोक्सिल टर्मिनल है। मान लीजिए दो टर्मिनल प्रोटीन के लिए, एक अमीनो टर्मिनल और दूसरा कार्बोक्सिल टर्मिनल। तो ये हो गया। तो पूरा का पूरा पहला अमीनो एसिड जो होगा यहाँ पे फर्स्ट अमीनो एसिड, और यहाँ पे जो अमीनो एसिड फाइनल में पाया जाएगा 393 वाला अमीनो एसिड यहाँ पे पाया जाएगा। चलिए अब इस प्रोटीन को डिवाइड करते तीन अलग अलग रीजन्स के अंदर। पहला जो रीजन होगा एन टर्मिनल की ओर, जिसे हम कहते हैं ट्रांस एक्टिवेशन डोमेन। एन टर्मिनल की ओर जो डोमेन होता है वहां पे उसे हम कहेंगे ट्रांस एक्टिवेशन डोमेन। पहला जो रीजन पाया जाएगा। जो दूसरा पार्ट होगा इस प्रोटीन का दैट इज अबाउट द कोर पार्ट, जो डीएनए बाइंडिंग डोमेन। मान लो कि सेंट्रल कोर का पार्ट है जहां पे हमें डीएनए बाइंडिंग डोमेन पाया जाता है। डीएनए बाइंडिंग डोमेन मतलब इस प्रोटीन के इस पार्ट से वो डीएनए को बाइंड करता है बिकॉज इट एक्ट एज अ ट्रांसक्रिप्शन एक्टिवेशन फैक्टर। और जो होगा तीसरा पार्ट जिसे हम कहेंगे कार्बोक्सिल टर्मिनल डोमेन, कार्बोक्सिल टर्मिनल डोमेन कहेंगे। तो ये अलग अलग सी चीजें आपको यहाँ पे देखने को मिल सकती है। अब एन टर्मिनल डोमेन में पहला जो रीजन पाया जाएगा यहाँ पे दैट इज अबाउट द ट्रांस एक्टिवेशन डोमेन। तो इतने रीजन को हम कहेंगे एन टर्मिनल डोमेन। एन टर्मिनल डोमेन जिसमें ट्रांस एक्टिवेशन डोमेन भी होगा। जो सीक्वेंस होगा अमीनो एसिड का 1 to 42 अमीनो एसिड का जो पार्ट होगा उस प्रोटीन का, जिसे हम क्या कह रहे हैं ट्रांस एक्टिवेशन डोमेन कह रहे हैं उस पार्ट को। उसके बाद 63 अमीनो एसिड से लेके 97 अमीनो एसिड तक का जो पार्ट होता है, सो दैट इज अबाउट द प्रोलिन रिच डोमेन। इसे हम कहेंगे प्रोलिन रिच
डोमेन। यहाँ पे सबसे ज्यादा जो अमीनो एसिड पाया जाएगा दैट इज अबाउट द प्रोलीन अमीनो एसिड। तो इन दोनों को मिला के यहां तक का जो पार्ट आएगा दैट इज अबाउट द एन टर्मिनल डोमेन ऑफ दैट प्रोटीन। सो एन टर्मिनल डोमेन ऑफ P53 which consists of transactivation domain of 1 to 42 amino acid and proline rich domain with a 63 to 97 अमीनो एसिड। उसके बाद अमीनो एसिड 98 से लेके 292 तक का जो पार्ट होगा दैट इज अबाउट द डीएनए बाइंडिंग डोमेन, यानी कि सेंट्रल कोर ऑफ दैट P53 प्रोटीन, सेंट्रल कोर ऑफ P53 प्रोटीन। उसके बाद पहला जो आएगा सेंट्रल कोर के बाद जो पार्ट आएगा दैट इज अबाउट द न्यूक्लियर लोकलाइजिंग सीक्वेंस होगा अमीनो एसिड विद 300 to 323 अमीनो एसिड का जो पार्ट आएगा यहाँ पे दैट विल एक्ट एज अ NLS, न्यूक्लियर लोकलाइजिंग सीक्वेंस होगा, वो NLS का पार्ट कहा जाएगा वो। उसके बाद टेट्रामराइजेशन डोमेन आएगा विच कंसिस्ट ऑफ 324 अमीनो एसिड टू 355 अमीनो एसिड, 324 टू 355 अमीनो एसिड का जो पार्ट आएगा दैट इज अबाउट द टेट्रामराइजेशन डोमेन। टेट्रामेराइजेशन डोमेन का पार्ट आएगा दैट इज नोन एज अ टेट्रामराइजेशन डोमेन का पार्ट होगा ये, इतना पार्ट। उसके बाद और कुछ सीक्वेंस आ जाएंगे वहां पे दैट इज नोन एज NES, न्यूक्लियर एक्सपोर्ट सिग्नल, NES, न्यूक्लियर एक्सपोर्ट सिग्नल। उसके बाद जो लास्ट वाला जो पार्ट होगा विच कंसिस्ट ऑफ 363 टू 393 अमीनो एसिड का जो पार्ट होगा दैट इज अबाउट द रेगुलेटरी डोमेन, रेगुलेटरी डोमेन। तो कार्बोक्सिल टर्मिनल डोमेन में हमें पता चल रहा है कि यहां से लेके यहां तक का पूरा पार्ट विच इंक्लूड इनटू द कार्बोक्सिल टर्मिनल डोमेन, ये काम कर रहे हैं कहां पे, कार्बोक्सिल टर्मिनल डोमेन में, विच इंक्लूड NLS, टेट्रामराइजेशन डोमेन, NES एज वेल एज रेगुलेटरी डोमेन। ये सबके सब पार्ट कहां पे आ जाएंगे, carboxyl terminal domain of P53. So this is the overall structure of P53 protein. ये रहा स्ट्रक्चर P53 प्रोटीन का। अब कुछ बातें, P53 प्रोटीन एक्ट एज अ सेलुलर गेट कीपर और गार्जियन ऑफ जीनोम भी कहते हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज अ सेलुलर गेट कीपर as well as गार्जियन ऑफ जीनोम। आगे पता चलेगा आपको कि ऐसा क्यों कहा जाता है उसे, गार्जियन ऑफ जीनोम भी हम कहते हैं। तो ये रहा डिटेल स्ट्रक्चर ऑफ P53 प्रोटीन विच कंसिस्ट ऑफ 393 अमीनो एसिड्स, जिसके अंदर इतने अमीनो एसिड्स पाए जाते हैं। 393 अमीनो एसिड का ये प्रोटीन हमें देखने को मिलता है। अलग अलग डोमेन में हमने उसको डिवाइड कर दिया यहाँ पे। अब उसके बाद मैकेनिज्म ऑफ रेगुलेशन और एक्टिविटी के बारे में हम बात करेंगे कि ये एक्टिविटी किस तरह से करता है। तो उसके लिए हमें दो अलग अलग सी सेल्स लेनी होगी। मान लो कि ये जो सेल है हमारे पास, पहला जो सेल है और ये दूसरा सेल है, दो अलग अलग से सेल्स है हमारे पास। तो पहला सेल मान लीजिएगा कि ये अनडैमेज्ड सेल है जिसके अंदर कोई भी डैमेज नहीं है, सो इट इज नोन एज अनडैमेज सेल। और मान लो कि ये कौन सा है, डैमेज सेल है, डैमेज सेल, जो सेल डैमेज हो चुका है।
ऐसे दो अलग अलग से सेल, अनडैमेज एंड डैमेज सेल। अब देखिए यहाँ पे होता क्या है, अगर मान लो कि सेल के अंदर किसी भी प्रकार का डैमेज नहीं है तो वहां पे क्या होगा, जो P53 प्रोटीन होता है, P53 प्रोटीन तो एक रेगुलेटरी प्रोटीन के साथ बाइंड होता है जिसका नाम है MDM2, MDM, माउस डबल मिनट 2, उस प्रोटीन के साथ ये बाइंड होता है। तो ऐसे कंडीशन में P53 क्या हो जाएगा, इनएक्टिव हो जाएगा। ऐसे कंडीशन में P53 एक्टिव नहीं रहेगा, वो इनएक्टिव रहेगा। तो आपको पता चल रहा है कि अनडैमेज सेल के अंदर, पहली बात, अनडैमेज सेल के अंदर P53 इनएक्टिव करके रखा जाता है, इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट होता है, और वहां पे NMD2 MDM2 प्रोटीन एक्टिव होता है, और MDM2 इज इनहिबिटर ऑफ P53। MDM2 act as inhibitor for P53। सो इसका मतलब यहाँ पे निगेटिव रेगुलेशन का काम कर रहा है। P53 के लिए निगेटिव रेगुलेटर कौन है, MDM2 प्रोटीन है। यहाँ पे माउस डबल मिनट 2 प्रोटीन, जैसे हम MDM2 प्रोटीन कह रहे हैं। अब ऐसे केस में अगर किसी भी प्रकार का डैमेज नहीं है तो वहां पे P53 नहीं बनेगा। तो सेल के अंदर बाकी जो प्रोसेस के लिए प्रोटीन्स लगते हैं, जैसे कि डीएनए रिपेयर के लिए, वो बनेंगे नहीं। डीएनए रिपेयर कब होगा, जब सेल के अंदर डीएनए डैमेज होगा। बट हम बात कर रहे हैं अनडैमेज सेल्स के बारे में, तो किसी भी प्रकार का प्रोटीन यहाँ पे नहीं बनेगा अगर सेल नॉर्मल है तो। ना वहां पे ग्रोथ को अरेस्ट कर दिया जाएगा, ना वहां पे डीएनए रिपेयर के प्रोटीन्स बनेंगे, ना अपोप्टोसिस होगा वहां पे, ना सीनेसेंस होगा, ना एंटीऑक्सीडेंट डिफेंस होगा। किसी भी तरह का मैकेनिज्म वहां पे एक्टिवेट नहीं होगा, नॉर्मल सा प्रोसेस वहां पे चलता रहेगा। एंड देयर इज नो फॉर्मेशन ऑफ P21, बैक्स, नोक्सा, पुमा, प्रो अपोप्टिक प्रोटीन, ऐसे किसी भी प्रोटीन का वहां पे फॉर्मेशन नहीं होना चाहिए, बिकॉज सेल विल इन ए नॉर्मल कंडीशन। अगर सेल अनडैमेज फॉर्म में, तो इसका मतलब क्या है, सेल नॉर्मल कंडीशन में, नॉर्मल सेल है, किसी भी प्रकार का उसमें डैमेज नहीं है। तो ये कंडीशंस वहां पे हमें देखने को मिलती है। पर अगर इसके कॉन्ट्रास्ट अगर बात करते हैं डैमेज सेल के अंदर, अब डैमेज सेल्स के अंदर होगा क्या, मान लो कि इस सेल के न्यूक्लियस में डीएनए का डबल डैमेज है, डीएनए डबल डैमेज है। अब ये सेल का न्यूक्लियस ही मान लीजिए, और यहां पे मान के चलिएगा कि डीएनए का डबल स्ट्रैंड ही डैमेज है, दैट इज नोन एज अ डबल स्ट्रैंड डीएनए ब्रेक। डबल स्ट्रैंड डीएनए ब्रेक है यहां पे। तो ऐसे सिचुएशन में क्या होना चाहिए, तो ऐसे सिचुएशन में एक पाथवे एक्टिवेट होगा जिसे हम एटीएम पाथवे कहते हैं, और एटीएम पाथवे में पहले जो एक प्रोटीन यहाँ पे आके सेंस करेगा डैमेज डीएनए को, दैट प्रोटीन इज नोन एज अ एमआरएन प्रोटीन, एमआरएन प्रोटीन होगा ये, जो काम करेगा सेंसर की तरह, सेंसर प्रोटीन की तरह काम कर रहा है। उसके बाद वहां पे आके एक प्रोटीन बाइंड करेगा जिसका नाम है एटीएम, जो एक अपाइकल काइनेज है। इस प्रोटीन का नाम क्या है, एटीएम प्रोटीन, जो काम कर रहा है अपाइकल काइनेज का। अब एमआरएन एंड अपाइकल काइनेज का कॉम्प्लेक्स बनेगा, एमआरएन प्लस एटीएम अपाइकल
काइनेज प्रोटीन का कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन होगा वहां पे। अब ये डाउनस्ट्रीम काइनेज को एक्टिवेट करेंगे। डाउनस्ट्रीम काइनेज दैट इज नोन एज अ सेल साइकिल चेक पॉइंट 2 प्रोटीन, CHK2 प्रोटीन, एक जो डाउनस्ट्रीम काइनेज है, डाउनस्ट्रीम काइनेज है, इसको एक्टिवेट कराएंगे। अब CHK2 क्या करेगा, किसको एक्टिवेट करेगा, P53 को एक्टिवेट करेगा बाय फॉस्फोराइलेटिंग P53। अब जब P53 एक्टिवेट होगा तो ये डिसाइड करेगा कि सेल के अंदर अलग अलग से इफेक्ट होनी चाहिए, कि वहां पे एंटीऑक्सीडेंट डिफेंस इनिशिएट करना है, एंटीऑक्सीडेंट डिफेंस इनिशिएट करना है तो वो हो जाएगा। अगर वहां पे उस सेल के अंदर बहुत सारा डैमेज है और सेल का अपोप्टोसिस ही करना है तो अपोप्टोसिस इंड्यूस होगा। अगर सेल को सीनेसेंस में लेके जाना है तो सेल सीनेसेंस में चली जाएगी, और अगर डीएनए का रिपेयर करना है तो वो भी हो जाएगा, डीएनए रिपेयर ये भी यहाँ पे हो सकता है। सो दिस आर द, और कुछ स्ट्रेस कंडीशन है तो इस स्ट्रेस को भी रिजॉल्व कर दिया जाएगा। तो ऐसे काम कौन करेगा यहाँ पे, P53 वंस इट गेट एक्टिवेटेड। अब बात यह है कि P53 को एक्टिवेट कराता कौन है, तो हमने बोल दिया था कि CHK2 प्रोटीन जो एक काइनेज है, डाउनस्ट्रीम काइनेज, जो P53 के ऊपर क्या करेगा, फॉस्फोराइलेशन करेगा। अब ये अगर P53 के ऊपर फॉस्फोराइलेशन कराता है तो MDM2 कैन नॉट बाइंड विद P53 प्रोटीन। तो आइए इसी प्रोसीजर को और आसानी से समझने की कोशिश करते हैं। तो हमने ये समझाया था कि मान लो कि हमारा डीएनए डबल स्टैंडर्ड डीएनए, और इस डबल स्टैंडर्ड डीएनए में कहीं तो भी क्या है कि डैमेज है, तो दैट इज नोन एज अ डबल स्टैंड ब्रेक इन डीएनए। तो यहां पे mRNA प्रोटीन आके बाइंड करेगा, mRNA। अब mRNA को कौन रिकॉग्नाइज करेगा, ATM प्रोटीन, ATM प्रोटीन। सो यहां पे mRNA एंड ATM प्लस mRNA इनका कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो रहा है, और ये एक्टिवेट कर रहे किसको, CHK2 को, CHK2। अब ये CHK2 क्या करेगा, तो ये डाउनस्ट्रीम काइनेज है, तो यहां पे देख लीजिए थोड़ा सा। अब ये प्रोटीन था हमारा MDM2 प्रोटीन, और इसके साथ बाइंड जो हो चुका था हमारा, दैट इज अबाउट द P53 प्रोटीन। मान लीजिएगा कि दिस इज द MDM2 प्रोटीन एंड दिस इज द P53 प्रोटीन। अब P53 कैसा है, इनएक्टिव कॉम्प्लेक्स में, यहाँ पे कॉम्प्लेक्स जो बन गया था इनएक्टिव फॉर्म में, तो इसके ऊपर फॉस्फोराइलेशन करना पड़ेगा। तो फॉस्फोराइलेशन को कौन इंड्यूस कर रहा है, CHK2। सो CHK2 एट द फॉस्फेट ओवर द P53। अब जब P53 के ऊपर फॉस्फोराइलेशन होगा तो MDM2 उसको छोड़ देगा, MDM2 माउस डबल मिनट टू P53 को रिलीज करेगा, P53 को रिलीज करेगा। तो ये प्रोटीन कौन था हमारा, P53 प्रोटीन। तो P53 यहां से रिलीज हो गया। अब P53 आगे जाके क्या करेगा, तो वो आगे जाके तो बहुत सारे काम कर सकता है। P53 ट्रांसक्रिप्शन एक्टिवेशन फैक्टर का काम करेगा फॉर द P21 प्रोटीन। सो इट एक्ट एज अ ट्रांसक्रिप्शन एक्टिवेशन फैक्टर फॉर P21। तो P21 भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रोटीन है। तो ये क्या करेगा काम, once there is activation of P21 it act as a CKI, so it act as a, तो हमें पता है कि CKI these are the CDK inhibitory kinases,
तो CK आर नथिंग बट द CDK इनिबिटरी काइनेजेस। इसके दो फैमिली होती है, INK4 CIP KIP फैमिली। तो CDK इनिबिटर काइनेज के जो टारगेट होते हैं, जो किसे जाके बाइंड करेंगे, बाइंड्स विद द दिस बाइंड्स विद G1S CDK, G1S CDK को जाके बाइंड करेंगे एंड ये बाइंड कर सकते हैं यस फेज CDK को। अगर इनके साथ जाके कौन बाइंड होता है, P21 विच एक्ट एज ए CKI, तो वहां पे क्या होगा, देखिए ट्रांसक्रिप्शन एक्टिवेशन फैक्टर P53 ने P21 का जीन ट्रांसक्रिप्शन ऑन कर दिया। उसके बाद जो P21 है जो CKI का रोल प्ले कर रहा है विच बाइंड विद द CDK प्रोटीन। जब CDK के साथ ये बाइंड हो जाएगा तो साइक्लिन एंड CDK का कॉम्प्लेक्स क्या हो जाएगा, इनएक्टिव होगा। जब साइक्लिन एंड CDK का कॉम्प्लेक्स इनएक्टिव होता है तो सेल का ट्रांजिशन क्या होगा, वहां पे ऑफ हो जाएगा। तो सेल जो G1 फेज से S फेज में जा रही थी वो नहीं जा पाएगी। जो सेल G1 फेज से S फेज में जा रही थी उसका जाना क्या होगा, बंद हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या होगा कि वहां पे सेल विच रिमेन परसिस्ट इन द G1 फेज, तो ऐसे कंडीशन में सेल G1 फेज में ही बनी रहेगी। तो ये रहा एक प्रोसीजर। 1 मिनट का मुझे टाइम दीजिए कि यहाँ पे कुछ दिक्कत आ रही है। कुछ चंद मिनटों का लेक्चर बाकी है। माफ कीजिएगा दोस्तों, इसी के साथ इस लेक्चर को हमें यहाँ पे रोक देना पड़ेगा। तो